बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पीटीआई ने कुछ पार्लिमानी लीडर्स कौमी असम्बली में नामज़द किए हैं, वो आपको बताएंगे। और स्पेशली जो शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे के ऊपर गए हुए हैं, शायद आज उनकी वापसी भी है। ये दौरा उनका कैसा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात हैं, स्पेशली चमन बॉर्डर के ऊपर क्या चल रहा है, वो आपको बताएंगे। पीआईए की जो परवाज़ें हैं यूरोप के हवाले से, उनका क्या स्टेटस है, ये आपको बताएंगे। फिर जो हत्क इज़्ज़त का कानून बना दिया गया है, पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया था, वो कानून की शक्ल रखते, उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से ज़रताज गुल और दूसरा ज़ैन कुरैशी और अहमद चट्टा साहब के बारे में जो एक फ़ैसला किया गया है कि पार्लिमानी लीडर किसको नामज़द किया जाए, इसके ऊपर बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है कि ज़रताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामज़द किया जाएगा। और ज़ैन कुरैशी और अहमद चट्टा जो है वो डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। पीर वाले दिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं, सरबराह हैं, वो स्पीकर को इस फैसले से आगाह करेंगे। एक अच्छी बात है, इससे ये भी पता चलता है कि जो पीटीआई है उसमें कोई मारूसी सियासत नहीं है। सारी सीटें अपने ख़ानदान के अंदर पीटीआई ने नहीं रखी, इसीलिए ज़रताज गुल को पार्लिमानी लीडर नामज़द किया जा रहा है और ज़ैन कुरैशी साहब को डिप्टी पार्लिमानी लीडर के तौर के ऊपर उनका नाम दिया जा रहा है। ये एक अच्छा शगुन है और इससे सियासी जमातों में मेचॉरिटी का भी पता चलता है और इस बात का भी पता चलता है कि कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो जिनमें जमहूरी तरीके से लोगों को आगे लेकर आया जाता है। ज़ैन कुरैशी साहब को भी पार्लिमानी लीडर नामज़द किया जा सकता था, लेकिन इससे तासर ये जाता कि उनके वालिद चूँकि वाइस चेयरमैन भी हैं, तो इसीलिए उनको पार्लिमानी लीडर नामज़द नहीं किया गया। दूसरी तरफ जी, चमन में तीसरे रोज़ भी सूरत हाल बड़ी अबतर है। 48 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। जो बलूचिस्तान का सरहदी शहर है चमन, अफगान बॉर्डर के साथ, और वहाँ के जो लोग हैं उनका दारोमदार जो स्मगलिंग होती है अफगान और चमन बॉर्डर के दरमियान, उसी के ऊपर है। उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने वीज़े और पासपोर्ट की शराइत में कुछ सख्ती की है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने पिछले 7 माह से, पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक 7 महीने हो गए हैं, धरना दिया हुआ है। एफसी किले के बाहर भी एहतजाज हुआ और इस एहतजाज ने उस वक्त शिद्दत अख्तियार की जब मुजाहिरीन के कायदीन को गिरफ़्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया और वहाँ पे हवाई फायरिंग भी हुई, जिसमें 48 के करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हो गए हैं। और वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने जो सरकारी दफातर हैं, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, नेशनल बैंक हो गया और दूसरे जो सरकारी दफातर हैं, उनको ताले लगाए हुए हैं और वहाँ लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा। और इससे दोस्तों पोलियो मुहिम को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है और कोयटा और चमन के दरमियान जो ट्रेन सर्विस है वो भी मुअत्तल है। और इस तरह जो दीगर शराएँ हैं वो तो खोलने की कोशिश की ही है, लेकिन इसमें हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए। ये जो मसाइल हैं पिछले 7 माह से चल रहे हैं, इनको हल करना चाहिए। इन्हीं मसाइल को बेस बना के फिर जो बैरूनी ममालिक है, जो पड़ोसी ममालिक की एजेंसियाँ हैं, वो इंटरफेरेंस करती हैं आके और वहाँ के लोगों को अपने साथ मिला लेती हैं और फिर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाती है। दोस्तों, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने भारी भरकम वफ़्द के साथ जो है वो चीन का दौरा किया है और ये दौरा इंतहाई अहमियत का भी हामिल था। और चूँकि आगे बजट भी पेश होना है और आईएमएफ से हमने कर्ज़ा भी लेना है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये पड़ोसी मुल्क का दौरा किया गया, जिसमें एक बहुत बड़ा तजारती वफ़्द भी और वज़ीर-ए-आज़म के साथ है और साथ जो है आर्मी चीफ़ भी उनके साथ गए हैं। लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ जो तज्ज़िया नगार हैं, जो रिपोर्टें वहाँ से आ रही हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये जो दौरा है सिर्फ़ याददाश्तों की हद तक
महदूद है। बाकी शहबाज शरीफ साहब को कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली है, बल्कि चीन ने जो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में, स्टेट बैंक में डॉलर रखवाए हुए हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करनी थी वहाँ पे जाके वज़ीर आज़म ने, कि उसके ऊपर भी काफ़ी सारा जो है वो सूद बन चुका है और उस पैसे को कैसे रोल ओवर किया जाए। फिर सी पैक जो है उसके ऊपर बात करनी थी कि सी पैक को रोल ओवर किया जाए, इसको मज़ीद जो है इसमें बेहतरी लेकर आई जाए। लेकिन आप जानते हैं कि जो चाइना का ये मंसूबा है सी पैक, इसके ऊपर काफ़ी सारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, स्पेशली इंडिया हो गया, उनकी नज़रें थीं कि ये मंसूबा नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर अमेरिका के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इन्हीं चीज़ों को जो साबिक़ आर्मी चीफ़ थे बाजवा साहब, उनके बारे में कहा जाता है, वो भी इस मंसूबे के हक़ में नहीं थे और वो मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के साथ इस मंसूबे को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। और चीन का इस मंसूबे के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें चीन ने यहाँ पे सनतें भी लगानी थी, तवानाई के प्रोजेक्ट भी करने थे, सेहत के शोबे में भी सरमायाकारी करनी थी, ये सारी चीज़ें थी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में माशी इस्लाहात कर रहे हैं, जिससे हम बदनवानी का ख़ात्मा कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ एक बात मैं कहता चलूँ, जब उन्होंने वहाँ के जो सदर शी पिंग हैं, उनसे जब मुलाकात की होगी, तो उन्हें जब कहा होगा कि हम करप्शन के ख़ात्मे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सदर साहब का क्या रिएक्शन होगा, चीनी सदर का, कि जो ख़ुद आदमी करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हो, जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी हो और वो अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो वो उसके मुँह से करप्शन के ख़ात्मे की बातें कैसे लगती हैं, उसके ऊपर उनका क्या तासर होता होगा। वो भी दिल में हँसते होंगे कि यार ये कैसा वज़ीर-ए-आज़म है, कैसे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है कि जो ख़ुद जो है वो करप्शन के मुकदमात में मतलूब भी है और करप्शन के मुकदमात में फ़र्द जुर्म भी इस शख्स के ऊपर आयद होनी थी और ये वज़ीर-ए-आज़म बन के आज मेरे सामने खड़ा है। तो वो भी दिल में हँसते होंगे कि क्या शान है पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की कि कैसे शख्स को इन्होंने मुसल्लत किया, जो करप्शन के ख़ात्मे की बात करता है, लेकिन जिसका पूरा ख़ानदान सर से पाँव तक करप्शन में डूबा हुआ है। बहरहाल तजिया नगारों के मुताबिक इनका ये दौरा जो है ये कामयाब नहीं रहा, ये नाकाम रहा है और इसकी वजह से अभी पाकिस्तान को IMF के साथ मुज़ाकरात करने में शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए कि सी पैक जो है, ना तो उसे IMF सपोर्ट करता है, ना अमेरिका सपोर्ट करता है, ना भारत सपोर्ट करता है, जो शरीफ ख़ानदान के सबसे करीब समझा जाता है। तो ये सूरत हाल है। तो आने वाले दिनों में मुश्किलात के लिए तैयार रहिए। पाकिस्तान में अफरात ज़र मज़ीद बढ़ेगी, महंगाई भी होगी, बेरोज़गारी भी होगी, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। उधर जी जो पंजाब हुकूमत ने हत्के इज़्ज़त बिल के ऊपर जो है वो कानून साज़ी की थी, उस बिल को अप्रूव कर लिया गया है। गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं। जो पीपल पार्टी के गवर्नर थे वो छुट्टी गए और पीछे जो है वो स्पीकर जो थे वो मलक अवान साहब को लगाया गया और उन्होंने उस बिल के ऊपर फ़ौरन दस्तखत किए, क्योंकि इस बिल में वो समझते हैं कि उनकी बका है। इस बिल के मुताबिक सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और मुख्तलिफ़ कदगने आज़ादी इज़हार राय के ऊपर लगाई गई हैं इस बिल के अंदर। तो इस बिल को बाकायदा कानून की शक्ल दे दी गई है और दूसरी तरफ PTI ने इस बिल को चैलेंज भी कर दिया है। इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमत की मुख्तलिफ़ तकरीबात का बाइकाट करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी हम हुकूमती तकरीबात की कवरेज नहीं करेंगे, ना ही वफाकी और सूबाई बजट जब पेश होंगे तो इनकी कवरेज करेंगे, क्योंकि ये तंजीमें समझती हैं कि ये हमारे हक़ के ऊपर डाका है, हमारी ज़ुबानें बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली ये बिल मरियम बीबी लेकर आई हैं और इस बिल का मेन मकसद था कि उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के ऊपर जो है वो तनकीद ना की जा सके और हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर बातचीत ना की जा सके। ये बेसिक मकसद था इस बिल का। बहरहाल ये बिल जो है अगर इंडिपेंडेंट अदालतें हुई तो इस बिल को इस कानून को उड़ा देंगी या स्टे दे देंगी, लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है जो कल गवर्नमेंट ने एक मूव चलाई थी जिसमें जो जजेस थे उनको शफल किया था
जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे मलक शहजाद अहमद साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ले गए हैं, एलिवेट कर लिया गया है। इसी तरह एक और बिलाल हसन गालबन थे और अब्बासी साहब थे सिंध हाई कोर्ट के, उन सब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं। वेयर है जो सीनियर जज थे अमर फ़रूक साहब, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहने दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो पंजाब हुकूमत को टफ़ टाइम दे रहे थे और दहशतगर्दी के जो मुकदमात थे PTI कारकुनों के ऊपर, उसके जो जजेस उन्होंने तैनात किए थे 9 मई के हवाले से, वो इंडिपेंडेंट जजेस थे। तो पंजाब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि ऐसे जजेस लगे जो PTI के लोगों को रिलीफ दें। उधर जी आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने तकरीबात में कहा है जी कि मैं इंतकाम लेने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे दिल में किसी किस्म का कीना नहीं है। फिर इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा जी कि AC उन्हें 2 लगा लें, मुझे क्या परवाह वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो उन्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या वो इंतकाम लेने वाले आदमी हैं या नहीं है। उसकी एक मिसाल आपके सामने है, आलिया हमज़ा और सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे तो इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया और इनकी सबसे ज़्यादा मदद की बाहर भेजने में भी। और आज उस 75 साला औरत के साथ जो कुछ पंजाब हुकूमत कर रही है, क्या ये नवाज शरीफ साहब को नज़र नहीं आ रहा? क्या ये कीना परवरी नहीं है? क्या ये दुश्मनी नहीं है? क्या ये इंतकामी सियासत नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि आप इंतकामी सियासत ना करें तो उसका अमली मुजाहरा करें ना। उसमें जो बेगुनाह लोग PTI के अदालतों में आपने बंद किए हुए हैं, आप कहें अदारों को, मरीम को, कि उन्हें छोड़ें। और जब ये बात इनसे कीजिए तो वो कहते हैं जी वो तो उनके अदालतों में केस चल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपने ही तो ये सारा कुछ किया है। अगर आप चाहें, अगर आपके मुकदमे एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड करते हैं और वहाँ से घर पहुँचने तक आपके सारे मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं, तो इन बेगुनाह औरतों का क्या कसूर है? क्या इनके मुकदमे ख़त्म नहीं हो सकते? सरगोदा जेल से उन्हें रिहा किया गया, फिर वहाँ पे उन्हें जो है गैर कानूनी तरीके से 5-6 घंटे बल्कि एक पूरा दिन उन्हें दोबारा वहाँ पे अरेस्ट रखा गया और ये सोचा गया कि इन्हें दोबारा किस मुकदमे में इन्वॉल्व किया जाए। फिर गुजरांवाले की वहाँ पुलिस पहुँची और उनको वहाँ गुजरांवाले ले गए। क्या ये इंतकामी सियासत नहीं है मियाँ साहब? लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं इस तकरीब में, वो ये सवाल करने की जुर्रत क्यों नहीं करते मियाँ साहब से? मियाँ साहब कोई खुदा तो नहीं है नाउज़ बिल्ला? क्या उनसे ये सवाल आप लोग नहीं पूछ सकते कि मियाँ साहब आप जो कुछ कह रहे हैं, आपके कहने में और करने में खुला तज़ाद नज़र आ रहा है हमें। आपके मुंह से ये बातें सूट नहीं करती हैं। आप तो कीना परवर भी हैं, आपके दिल और दिमाग में कीना जो है वो भरा हुआ है और आपकी बेटी जो है वो आपसे भी 3 हाथ आगे है और उसने बेगुनाह औरतों को जो है वो जेल में रखा हुआ है। और फिर 9 मई के जो लोग हैं, साल से ज़्यादा हो गया, उनके ट्रायल ही नहीं शुरू किए जा रहे। ये सारा कुछ क्या है मियाँ साहब? तो फिर आपको तकरीबात में ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती हैं। आप अपने पेट से पल्ला खुद ही उठाते हैं, अपने आप को नंगा करते हैं ऐसी बातें करके, क्योंकि ये बातें तब आपको सूट करेंगी जब आप प्रैक्टिकली वो इकदामात करेंगे जिससे पाकिस्तानी अवाम को, यहाँ के लोगों को रिलीफ मिलेगा। आपको रिलीफ सिर्फ अपनी ज़ात तक चाहिए, आपकी ज़ात तक रिलीफ है, बाकी अवाम के लिए कोई नहीं है मियाँ साहब। बहरहाल जी ये खबर थी। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी लायक हुकूमत है। PIA की यूरोप की जो परवाज़ें थी वो अभी तक मुअत्तल हैं और यूरोपीय यूनियन ने ये परवाज़ें मुअत्तल की थी। मुअत्तल करने की वजह क्या थी कि आपके पास जहाज़ बहुत पुराने हैं, सेफ्टी के इकदामात नहीं हैं, इस वजह से मुअत्तल की थी। और अभी PIA को जो है पिछले 1 साल से ये प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इनसे नहीं हो रहा। लेकिन इस ढांचे को लेगा कौन? तो ये सारी सूरत हाल है जी। उधर जी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है PTI ने, जो अभी पंजाब की हुकूमत थी, पंजाब की जो काबीना थी, उन्होंने मंजूरी दी थी कि इमरान खान के ऊपर जो है संगीन मुकदमात करने की दोबारा एक काबीना की कमेटी ने मंजूरी दी थी, जिसकी सदारत मोहतरमा मरीम नवाज साहबा कर रही थी। उसके ऊपर दरख्वास्त जो है 2 रुकनी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसकी फ़ारूक हैदर साहब सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली है। देखें इसके ऊपर वो क्या फ़ैसला करते हैं कि एक शख्स जेल में बैठा हुआ है और आप उसके ऊपर नए मुकदमात बनाने के लिए मंजूरियाँ दे रहे हैं। तो ये मियाँ साहब आपको सियासी इंतकाम नज़र नहीं आ रहा? ये आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? तो आपका जो है ना ये दोगलापन अब आवाम के सामने खुल चुका है
आवाम आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं रखती है, ना ही आपकी बातों को सराहती है, बल्कि आपको तो देखती भी नहीं है आवाम, ना सुनती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने बोंगियाँ मारनी है और आप बोंगियाँ पहले भी मारते रहे हैं। तो ये जो आप सारा कुछ कर रहे हैं, ये बोंगियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है मियाँ साहब। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि बुशरा बीबी जो इद्दत केस में कैद हैं, इसके ऊपर पीटीआई ने फैसला किया है कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है उन्होंने दायर कर दी है। देखें इसके ऊपर अब क्या फ़ैसला आता है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट जज हुआ तो वो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो उसके ऊपर उन्हें ज़मानत दे देगा। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर, हमारे सियासतदानों के ऊपर और हमारी जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट है इसके ऊपर रहम फरमाए, इन्हें अक़ल अता फ़रमाए, क्योंकि अक़ल से जब आरी लोग हो जाते हैं तो कौमें जो है ना फिर तबाह हो जाती हैं। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ पे भी तबाही और बर्बादी उस माशरे का मुकद्दर होती है। तो ये अपने लिए गड्ढे खुद ही खोद रहे हैं। ये अवाम की बात करते हैं, तो अगर आपको अवाम का इतना दुख दर्द होता तो आप ये जाली मैंडेट लेते ही ना। लेकिन आपने ये कबूल इसलिए किया कि आपका जो मेन मकसद और मतलूब था अपनी सज़ाएँ ख़त्म करना, अपनी नाअहली ख़त्म करना, अवाम का दुख दर्द अगर आपको होता तो आप कहते नहीं यार हम ये हुकूमत नहीं लेते, जिस जमात का ये मैंडेट है उसको दिया जाए। लेकिन आपके दिल में चोर था, डर था, आपने डाके डाले हुए थे, उनके ऊपर पर्दा डालना था। लेकिन ये डाके जो हैं आपके ज़्यादा देर छुप नहीं सकते हैं। जब भी कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट आई तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये अनडू हो जाएंगी। ये एक कलम की मार है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।